बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अनफॉर्चुनेटली आपका हमारा साथ अब इसी तरह कैमरे के थ्रू ऑनलाइन होगा। आपको ये पता है कि जो 9th क्लास है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ऑफिशियली प्रमोट कर दिया। अब से आप लोग ऑफिशियली 10th क्लास में आ चुके हैं और ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आपको अच्छी तरह पता है कि आप लोगों के अपने कुछ ख्वाब हैं, कुछ डेस्टिनेशंस होती हैं, कुछ एम्स हैं, गोल्स हैं आपके। तो इसी वजह से टाइम को देखते हुए और आपके आने वाले सिलेबस क्योंकि थोड़ा सा टफ़ होता है उसको देखते हुए लेक्चर स्कूल की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आपको हम थ्रू ऑनलाइन जो है वो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे और तमाम सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा होगा। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि सब बुक्स ले ली होंगी और अगर अभी तक नहीं ली तो काइंडली आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें ताकि डेली बेसिस पर जो लेक्चर आपको दिया जाए वो साथ साथ आप लोग उसको प्रिपेयर भी कर सकें। एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो लेक्चर्स हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये दोबारा जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो ये आपको डिलीवर नहीं होंगे। तो लिहाजा आपने इसको लीनियंट नहीं लेना, आपने डेली बेसिस पर लेक्चर्स को तैयार करना है, डेली बेसिस पर उनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद हम आपके टेस्ट भी साथ साथ लेंगे ताकि ये पता कर सकें कि कौन से बच्चे जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फ़िज़िकली एक दूसरे को देख सकें, बैठ कर क्लास को पढ़ा सकें, लेकिन जब तक नहीं है तो उस वक्त तक इंशाल्लाह हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ़िज़िक्स के हवाले से मैं बता दूं, मेरा नाम वकार अंजुम है, मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूं। मैं अब आपको फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। फ़िज़िक्स का बड़ा आसान सा पैटर्न है। 9th क्लास में आप लोगों ने देखा है कि उसका 60 मार्क्स का सिलेबस होता है। सेम जो है पैटर्न जो है वो आपके पास 10th क्लास में भी है। पैटर्न में कोई चेंजिंग्स नहीं है। 9 चैप्टर आपके पास 9th क्लास में थे, 9 ही चैप्टर आपके पास जो है वो 10th क्लास में है। तो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होती है फ़िज़िक्स 10th क्लास की। ये आपके पास फ़िज़िक्स की बुक है, अगर आप देख सकें ये आप लोग परचेज़ कर लें। ये मेरे पास है, अपनी बुक है, आप इस तरह की एक बुक ले लें ताकि जो जो चीज़ हम आपको समझाएं वो साथ साथ आप लोग जो हैं वो देखते रहें। और अगर कोई क्यूरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों तो डेफ़िनेटली वो आप नेक्स्ट डे आप हमसे पूछ सकते हैं। टीचर के पर्सनल नंबर्स भी आपके पास होंगे, आप अपने आराम से जो है वो क्यूरीज़ पूछ सकेंगे। इनके से रेलिवेंट जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं आपके पास। जो 10th क्लास है इसकी जो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको पता है कि हमने उसके बारे में प्रिपरेशन की हुई है। मेरे अपने जो हैं वो नोट्स अवेलेबल हैं, वो जिसको भी चाहिए हो वो भी स्कूल मैनेजमेंट से ऑफिस में, एडमिन ऑफिस में रब्ता करके वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 10 है, उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 9th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी। देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ मोशन। एक आपने डिस्कस की थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? आसान लफ्ज़ों में अगर करेंगे, अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स राइट और लेफ़्ट या फिर टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि कोई एक बॉडी है, जैसे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आपको अक्सर देते हैं कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी फिक्स पॉइंट पर होते हैं लेकिन वो इस तरह करके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। या और हमने स्विंग की एग्जांपल ली, हमने सीसा की एग्जांपल ली, ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल थी। इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अगर हम फाइंड आउट करें कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही हो, अनदर नेम ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन, साइकिल्स कंप्लीट कर रही हो, रिपीट कर रही हो इटसेल्फ, और उसकी वजह से हम देखें कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कैसी है और किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है, तो इन चीज़ों को अगर हम फाइंड आउट करें और अगर वो कोई बॉडी इस तरह की परफॉर्म कर रही हो तो उसका एक स्पेशल नेम दिया है जिसको हमने क्या कहा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको हम SHM के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म है SHM।
एम। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रिसेंटली जो 10th क्लास ने अभी आपके सीनियर्स ने जो बोर्ड के एग्ज़ाम दिए उसमें मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी दोनों में यही टॉपिक आपके पास एज अ थ्योरी आया। चैप्टर नंबर 10 वैसे आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 10 to 12 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 60 आपका इस चैप्टर नंबर 10 में से आना होता है और आपको उसी तरह इसको प्रिपेयर भी करना है। सम टाइम न्यूमेरिकल आ जाता है, सम टाइम थ्योरी आती है, लेकिन ये है कि एक पार्ट जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का वो इसमें आना होता है, तो आपने इसको इसी तरीके से तैयार करना है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं SHM की, हम जो बुक में दी हुई है हम उन 3 को डिस्कस करेंगे, उन 3 में से कोई एक भी आ जाती होती है। जो सबसे पहली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि SHM हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। कोई एक किसी भी किस्म का बॉडी ले लें, मास m है, उसको हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच करना है। अब स्प्रिंग के बारे में आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। स्प्रिंग क्या चीज़ होती है? स्प्रिंग की एक अपनी खासियत है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, छोड़ने पर वो वापस आता है, कंप्रेस करते हैं, छोड़ने पर फिर वो वापस अपनी ओरिजिन पोजीशन यानी जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है और आता है। तो हम इसी तरह कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, उसको स्प्रिंग के साथ किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया और ये जो सरफेस है ये क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। क्यों फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए? ताकि अगर जब ये मूव कर रहा हो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्स इसकी मोशन को क्या करे, डिस्टर्ब ना करे, ताकि हम एक्चुअल चीज़ों की तरफ जा सकें। तो इसको हमने डिस्कस करना है कि अगर हम इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लें जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हो, तो हम अगर इसको मूव करवाएं, तो अगर आपको जनरली बताऊं कि अगर मैं इसको एक फोर्स लगाता हूं और छोड़ता हूं, तो डेफिनेटली ये क्या करेगी, टुवर्ड्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पॉइंट क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। इसी ऑसिलेशन को हमने क्या करना है, स्टडी करना है और इस एग्जांपल यानी जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, हमने प्रूव करना है कि ये मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ये डायग्राम है, इस वक्त ये बॉडी किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। इसकी इनिशियल टाइप है, ना हमने कोई फोर्स लगाई, ना बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, हमने पहले कह दिया फ्रिक्शन लेस सिस्टम है। तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, मेन पॉइंट है या मेन पोजीशन आप कह लें, जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट या कोई भी फोर्स क्या है, ज़ीरो है। अब अगर मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट साइड पर कोई फोर्स लगाऊं, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने इस स्प्रिंग के साथ जो बॉडी मास m अटैच है इसको राइट साइड पर किया, तो मेरे स्टूडेंट्स क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग, और स्ट्रेच करने के बाद मैंने अभी इसको छोड़ा नहीं है, अभी मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया, तो इसकी ये सिचुएशन होगी जो कि मैं डायग्राम नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मेन पॉइंट था, ये इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट x जो है वो कवर कर। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट m को फोर्स लगाकर यहाँ तक लेकर गया, तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मैंने इसको यहाँ रोका हुआ है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कहाँ आएगा, वापस अपनी मेन पॉइंट की तरफ आएगा। कौन सी चीज़ इसको अपनी मेन पॉइंट पर लेकर आएगी, स्प्रिंग की खासियत कि अगर उसको स्ट्रेच करें, छोड़ने पर वो वापस आता है अपनी ओरिजिनल हालत की तरफ, और अगर हम उसको क्या करें, कंप्रेस करें, तो छोड़ने पर वो वापस आता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोर का मीनिंग ही यही है कि कोई चीज़ वापस अपनी हालत में आ जाए। लेकिन उससे पहले जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। हुक्स लॉ, इसका मतलब ये हुआ, फ्रॉम हुक्स लॉ F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस क्यों? क्योंकि जब आप इसको फोर्स को छोड़ेंगे, लगाने के बाद फोर्स आपने लगाई इस तरफ, छोड़ने पर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा किस तरफ? टुवर्ड्स मीन पॉइंट। जब ये कंप्रेस होगा तो फोर्स लगेगी इस तरफ, छोड़ने पर बॉडी किस तरफ मूव करेगी? टुवर्ड्स मीन पॉइंट। तो लिहाजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ऑपोजिट टू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा जी? माइनस के एक्स। के क्या चीज़ है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। लेकिन यहाँ पर के क्या है? यहाँ पर उसने कहा कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इससे क्या मालूम होता है? कुछ स्प्रिंग बहुत ज़्यादा नेचर वाइज लाइट से होते हैं, हल्के से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपके बॉल पॉइंट के अंदर स्प्रिंग होता है, तो आप उसको देखें तो वो आराम से आप हाथ से इस तरह कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच करवा सकते हैं। पकड़ के ज़्यादा ज़ोर से कर दें तो वो फिर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में भी नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर के की वैल्यू, और कुछ बड़ी किस्म की जो मशीनरीज़ हैं उनमें इतने हैवी किस्म के स्प्रिंग होते हैं, इवन दो कि आप उनके ऊपर जंप भी कर दें तो वो कंप्रेस क्या, वो हिलते भी नहीं है, क्योंकि वो हैवी लोड को बेयर करने के लिए होते हैं। तो ये बताती है कि के की वैल्यू के कितना फोर्स लगाने पर कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्प्रिंग की नेचर क्या है, कि क्या आया कि वो स्टिफ है या सॉफ्ट है, हार्ड स्प्रिंग है या वो के की वैल्यू डिपेंड करती है। के की वैल्यू अगर हम निकालें तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। और ये आपको पता लगा जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो स्प्रिंग की वैल्यू होगी। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है? एम ए। क्योंकि फोर्स का जब भी जिक्र आता है, फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगती है तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस करवाती है? एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करवाती है। तो डेफिनेटली अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको रिलीज़ करेंगे तो वो आएगी। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है? एम ए। ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें तो आपको पता लगेगा कि k इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन दिस इक्वेशन, और आपको k इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स की वैल्यू निकल आई। यहाँ से अगर हम इस एक्सेलरेशन को अलग करवाना चाहें तो एक्सेलरेशन बनेगी k x ओवर m। अब जब भी आपको ये स्प्रिंग चूज़ कर लेंगे, उसकी स्टिफनेस या सॉफ्टनेस जो भी होगी वो फिक्स्ड होगी। वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। के की वैल्यू किसी एक सिस्टम के लिए तो कांस्टेंट है, और जो बॉडी आपने मैस m ले ली सपोज, तो उसका मैस भी चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए के की वैल्यू और m की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर a, और इसको कांस्टेंट वैल्यू को हम प्रोपोर्शनलिटी में, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस क्या होगा? x होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बॉडी को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट होगा मैस अटैच टू स्प्रिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस डिस्प्लेसमेंट। यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक लेकर आता हूँ, छोड़ने पर ये थोड़ा एक्सेलरेशन स्पीड से आएगा, थोड़ा ज़्यादा दूर लेकर जाता हूँ, छोड़ने पर ज़्यादा आएगा। और ये तो बड़ी इजी, आप इसकी एग्जांपल इससे भी कोड कर सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को, स्ट्रेचेबल थिंग्स को या रबड़ को या गिटार का जो स्ट्रिंग होता है उसको आप ज़्यादा दूर लेकर जाते हैं तो छोड़ने पर वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर आप उसको थोड़ा करते हैं तो थोड़ा होता है। इसी तरह इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट आप, यानी पहले तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसके नतीजे में जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? उतना ही होगा। लेकिन क्यों मैं नेगेटिव साइन, फिर ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप टुवर्ड्स राइट साइड लेकर जा रहे हैं तो फिर आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि ये जितनी भी मोशंस हैं ये रहेगी कहाँ पर? मेन पॉइंट पर, क्योंकि स्प्रिंग ने अपने आप को ओरिजिनल हालत में लेकर आना है, जिस हालत में वो पहले था, यानी मेन पोजीशन पर लेकर आना है। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट कहीं ए पर है और इसका, और सेम केस अगर आप इसको देखें तो आप अगर आप नेगेटिव साइड पर जाएं तो तब भी आपके पास ये होगा कि अगर आप इसको कंप्रेस करवाते हैं तब भी यही सारे फिनोमिनाज होंगे, क्योंकि मेन पॉइंट ये है। तो अब इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब ये कहाँ जाएगा? इस तरफ मूव करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये तीन फिगर्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं, आप इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये कोई पॉइंट लेट्स सपोज इसको बी से कह दें,
ये पॉइंट हमारे पास ए है, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो पोजीशन जिसको हम कह लें मीन पॉइंट होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। नेगेटिव साइन की डिस्कशन हमने कर ली। पेज नंबर 3 पर आपको उसने टॉप पर दिखाई हुई है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स फिर मैंने अभी आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मैंने कहा कि रिस्टोर करना, ये इस पोजीशन में था, हमने इसको डिस्टर्ब करके यहाँ लेकर गए, तो कौन सी फोर्स इसको वापस लेकर आ रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ पर लेकर आ रही है? टुवर्ड्स मेन पॉइंट पर, मेन पोजीशन पर लेकर आ रही है। जब आप इसको कंप्रेस करवाएंगे तब भी क्योंकि डिस्टर्बेंस है, तब ये क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस नहीं रह सकता, जैसे उसको मौका मिलता है वो उसने रिलैक्स होना है, उसने स्ट्रेच होना है, वो अपने मेन पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये तो बेटा टॉपिक था आज का, यहाँ तक कि हमने इसको डिस्कस किया 3 डायग्राम्स के साथ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी नेक्स्ट मोशंस को डिस्कस करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करनी है कि अगर हम देखें पेज नंबर 3 पर आप देखें टॉप पर एक डायग्राम दी हुई है कि जब मेन पॉइंट पर है तो x की वैल्यू क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, डेफिनेटली कोई फोर्स भी नहीं है, और 2 चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है? जब आप किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप कर कहीं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो आप अपनी मस्कुलर एनर्जी या कोई भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो इन टर्म ऑफ पोजीशन जो चेंजिंग करती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हैमर को लिफ्ट अप करना, एग्जांपल्स आपने देखी थी। लेकिन आपको ये पता है कि अगर टॉप लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है, और ग्राउंड लेवल पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और इन बिटवीन जो है ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, वरना ये इंटरचेंजेबल हैं, दोनों एक ही जगह पर जाकर इक्वल नहीं हो सकती मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर। तो अगर वो ये कहता है कि जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया और मैं किसी एक पॉइंट ए पर लेकर आया, अभी मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया क्योंकि ये यहाँ था, यहाँ से मैंने लेकर मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, तो पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डेफिनेटली 0। और आपकी जो स्पीड है और जो एक्सेलेरेशन है वो भी यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 तो एक्सेलेरेशन 0। जैसे मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ किया, अब बात ज़रा समझने की, कौन सी एनर्जी इसको वापस लेकर आ रही है? कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे जैसे ये वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स कंज्यूम होती रहेगी। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मेन पॉइंट की तरफ, मेन पोजीशन पर आते हुए आपकी की सारी रिस्टोरिंग फोर्स कंज्यूम हो जाएगी, जो कि उस बॉडी को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर गई थी, वापस वो मेन तक ले आएगी और सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होती होती खत्म होगी, यहाँ आकर इस मेन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आपकी अगेन क्या होगी? 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने आपको बताया इंटरचेंजेबल है। पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस, काइनेटिक एनर्जी। स्पीड क्या होगी यहाँ पर, जिसको आप एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं? मैक्सिमम। क्योंकि देखिए अभी ये रेस्ट पोजीशन पे था, जैसे रिलीज़ किया इसकी स्पीड गेन होना शुरू होगी 1 2 3 सम वैल्यूज़, और मेन पोजीशन पर आते हुए वो स्पीड जितनी भी हुई वो मैक्सिमम हो गई। अब हम तो क्योंकि इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लेकर गए थे, तो छोड़ने पर वापस इसको सिर्फ मेन पोजीशन तक ही आना था और इसको यहाँ रुकना चाहिए था। लेकिन अब ये देखें, जब किसी चीज़ की स्पीड मैक्सिमम हो वो उस पॉइंट पर कैसे रुक सकती है? तो ये यहाँ रुकनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये क्या होगी? मूव करेगी टुवर्ड्स पॉइंट बी, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी। वो ये वाली स्पीड जो मैक्सिमम है वो इसको लेकर जाएगी और बॉडी जो है वो क्या करेगी? स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इस पॉइंट पर, जिसको हमने पॉइंट बी कहा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर फिर अगेन से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? 0, और स्पीड भी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। डेफिनेटली स्पीड 0 होगी तो ये बॉडी यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये यूँ जा रहा होगा उसको स्प्रिंग सारे कंज्यूम करेगा और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको कंप्रेस करवा दिया। जैसे आप इसको रिलीज़ करवाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर जाएगी। तो लिहाजा पॉइंट ए टू ओ
then O to B and then B towards A, then A to O to A। ये बॉडी जो है वो इसी तरह क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। क्योंकि फ्रिक्शनलेस सिस्टम हमने लगाया तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है परफॉर्म करेगी। और इस तरह की बॉडी को हमने क्या कहा कि ये क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है। ऐसी बॉडी जो कि किसी एक मेन पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे, ऑसिलेट करे, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं। तो ये अगर आप पेज नंबर 3 पे मैं थोड़ा सा आपको रीड करवा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए कि इनिशियली द मास m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0, resultant force भी 0 है। Suppose the mass is pulled through a distance x up to extreme position A, वो कहते हैं कि कुछ पोजीशन A तक हम लेकर जाते हैं। The restoring force exerted by the and then release, और हम जैसे रिलीज़ करते हैं, the restoring force exerted by a spring on the mass will pull it towards the mean position। और मैंने अभी आपको बताया कि वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको पुल करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन O की तरफ। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव बैक, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या आएगी, वापस आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज, मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये वापस अपने पॉइंट पर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी एंड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन बिकम 0, और इस पॉइंट पर आकर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। However the mass gains speed, और जब आप हमने बताया जैसे ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसने क्या स्टार्ट गेन करना शुरू की, स्पीड। तो स्पीड तो यहाँ आकर क्या हो गई, मैक्सिमम। रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई, स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसको यहाँ रुकना चाहिए था, पर ड्यू टू दिस मैक्सिमम स्पीड एंड इनर्शिया ये यहाँ नहीं रुकेगी, कहाँ जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स पोजीशन B की तरफ। ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन O बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन B। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन B तक जाएगी और इसी तरह वापस टुवर्ड्स A और B करेगी। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position O. Such motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion। और इस ये कितने टाइम में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका एक टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो हमारे पास है T = 2 pi √m/k। m mass of spring, mass of the object, K जो है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, पाई और 2 जो है वो कांस्टेंट है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। साइड पर कुछ क्विक क्विज हैं, इनके भी आंसर्स आपने टॉपिक को पढ़ना देने नोट्स में अवेलेबल हैं। और आज तक जो हमारा टॉपिक है वो यही है। इसकी जो डेफिनेशन है पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement from the main position and is always directed towards the main position। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है कि जब कोई नेट फोर्स अप्लाई हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो डिस्प्लेसमेंट कवर अप करवाए जो कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑलवेज मेन पोजीशन। देखिए हम इधर लेकर गए, ऑब्जेक्ट ने इधर आने की कोशिश की, हम इधर लेकर गए, ऑब्जेक्ट ने फिर उधर आने की। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन ये वाली लिखनी है, देन अगर वो ये वाली एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करता है तो आपने इसी तरह इसको प्रूव करना है, इसकी डायग्राम्स बनानी है प्यारी प्यारी सी, और फिर आपने इसके हल करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको ये समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छी तरह रीड आउट करना है, बार बार सुनना है। अगर कोई क्यूरीज होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे डिस्कस करना है ताकि आगे हम जो है वो फिर नेक्स्ट डे उसको करेंगे। मज़ीद जो 2 एग्जांपल्स हैं बॉल एंड बॉल सिस्टम और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।